हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमी कंपोजर। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूनिट 5 कवर करने वाले हैं, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही कवर करेंगे कि कौन से स्टेप्स इंडिया में लिए गए हैं फॉर गुड गवर्नेंस, जिसमें आ गई इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सिटीजन चार्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आते हैं। ठीक है, इससे कुछ अलग दो तीन टॉपिक्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर ये पेपर में क्वेश्चन है कि इनिशिएटिव्स इन इंडिया विच आर टेकन फॉर रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस, तो हम वो कवर कर सकें। ओके, सो इसमें से हम ये सिर्फ तीन टॉपिक करेंगे: गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। ए और डी वाला टॉपिक कवर मैं नहीं करूंगी, बस यही करेंगे। ठीक है, और इनके ज्यादातर शॉर्ट नोट्स आने के चांस होते हैं, बट मे बी फुल लेंथ क्वेश्चन आ जाए, तो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो के बाद आई थिंक हमारा सिलेबस जो है वो डन हो जाएगा। मैंने यूनिट 1 2 3 4 5 सभी के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ओके, एंड रिगार्डिंग नोट्स ऑफ यूनिट 4 और 5 और ड्राइव लिंक आपको दे दिया जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, कमेंट सेक्शन में वो पिन कर दिया जाएगा, राइट। और उसके बाद अगर वीडियो फ्रूटफुल लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। एंड अनदर थिंग इज कि एक कंबाइंड वीडियो आएगा पांचों यूनिट का, जिसमें सारे यूनिट्स फिर से डिस्कस किए होंगे। और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें जो प्रीवियस ईयर हमारे पास क्वेश्चन पेपर है ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा कि हम आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो वो वैसा होगा क्वेश्चन पेपर वाला। ठीक है, तो ये दो वीडियोस इसके बाद हो रहेंगे, एक फुल सिलेबस का, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये डिस्कशन का कि उसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रीवियस ईयर में आई थिंक एक शॉर्ट नोट भी आया हुआ है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब होता है कि हमें IT का यूज करके, पर्टिकुलर इंटरनेट का यूज करके जो है गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है टू द सिटीजन्स, ताकि गवर्नमेंट प्रोसेस की जो है एफिशिएंसी बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज लोगों को एक्सेसिबल हो सके। ठीक है, in simple words, e-governance is about digitalizing government services to make them faster, more transparent, and accessible to all people. This include online system for things like applying for document, paying taxes, and accessing public services. Right. E-governance क्या है? डिजिटलाइज करना है गवर्नमेंट सर्विसेज को, ताकि वो फास्ट बन सके और ट्रांसपेरेंट बन सके और एक्सेसिबल बन सके टू द पीपल, टू द सिटीजन्स। What are the key feature of e-governance? First is accessibility. अगर e-governance इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, हम कहीं पे भी बैठ के अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट सर्विसेज हमारे लिए एक्सेसिबल है ऑनलाइन एट एनी प्लेस। ट्रांसपेरेंसी, अब जब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है तो वो करप्शन को हटाएगा, करप्शन डिक्रीज होगा इससे। क्यों? क्योंकि हम ट्रैक कर सकते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। कोई अगर पॉलिसी बनी है तो वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका, राइट। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए तो RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी आया हुआ है ना, कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है, गवर्नमेंट कौन से लॉज बना रहा है, उसका कारण क्या है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है तो करप्शन डिक्रीज होगा ना। पब्लिक का पैसा कहाँ लग रहा है वो हम सारा बिल देख सकते हैं। उसके बाद इस एफिशिएंसी, अब अगर ई गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, डिजिटलाइज हो रहा है सब कुछ, तो जो ट्रेडिशनल पेपर वर्क है वो सब डिक्रीज हो जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेसिंग से काम जो है ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, स्पीड अप भी हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी, जो डिजिटल सिस्टम होता है हम उसे ट्रैक कर सकते हैं एक्शन को, तो इससे गवर्नमेंट एजेंसीज ज्यादा अकाउंटेबल हो जाती है, बेटर अकाउंटेबिलिटी हो। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो पहले फिजिकल पेपर होता था अब वो रिड्यूस होगा, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डिक्रीज होगा। ई गवर्नेंस जो है वो एक इफेक्टिव टूल है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ, एक स्पेसिफिक स्ट्रेटा की नहीं ग्रोथ होना, बल्कि जो मार्जिनलाइज्ड है और डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, सभी का ग्रोथ होना। ठीक है, अब जो ई गवर्नेंस है उसके पास पोटेंशियल है, वो एक पावरफुल टूल है फॉर ओवरऑल ग्रोथ।
राइट, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। अब कैसे वो इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प करेगा? फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड एक्सेस टू सर्विसेज। अब जो लोग हैं वो सर्विसेज को कहीं बैठे भी ले सकते हैं ना, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं से भी अपने अप्लाई कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर टैक्स पे करना है, बिल पे करना है, तो हम कर सकते हैं। सर्विसेज इंप्रूव हो रही है ना। करप्शन में रिडक्शन होगा, ये भी बता दिया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर कोई भी हमारी एप्लीकेशन है, पेमेंट है, हम उसको ट्रैक कर सकते, सॉरी, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैन बी मॉनिटर्ड इन रियल टाइम, इंश्योरिंग दैट नो bribes आर टेकन ऑन अनफेयर प्रैक्टिसेस। ब्राइब मतलब रिश्वत ही होता है, राइट। एम्पावरिंग ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं वो वल्नरेबल कम्युनिटीज को भी प्रोवाइड होंगी, गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी वो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इससे जॉब क्रिएशन भी होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर डेवलप करेगा तो जॉब क्रिएशन ऑटोमेटिकली होगा ना। उसके बाद अब अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, कोई पॉलिसी बना रही है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर स्ट्रेटा पीपल, सो अब वो डायरेक्टली बेनिफिट कर सकती है ना, बेनिफिट जिसको वो देना चाह रही है, बेनिफिशियरी को, राइट। अभी बीच में इतना बड़ा प्रोसीजर होता था कि पहले एक जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोअर ऑफिसर को देगी, उसके बाद उसके ऑफिसर जाएगा, मतलब जो एक लॉन्ग चेन ऑफ पीपल कनेक्टिविटी थी वो कम हो जाएगी, अब डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा उसको गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का। तो जो वो लीकेजेस होते थे, डिलेज होते थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। चैलेंजेस क्या है? डिजिटल डिवाइड, लोगों को पता ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है इंटरनेट का, उनको पता ही नहीं है कि उनके पास कौन सी पॉलिसीज हैं, उनके पास कौन से राइट है, इसलिए इनइक्वालिटी होती थी। डिजिटल डिवाइस, digital literacy, people are unaware about the services which are available to them online or digitally. साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है, मतलब जो डाटा होता है वो सेंसिटिव होता है, तो इससे साइबर थ्रेट्स और वल्नरेबल टू हैकिंग होता है, मतलब डाटा लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो एक पीपल इससे डरते हैं डिजिटलाइज करने से सब कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज का मतलब ये है कि अभी ज्यादा कनेक्टिविटी डेवलप नहीं हुई है इंटरनेट की, क्योंकि इंडिया इज अ वास्ट पॉपुलेशन कंट्री, तो अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। एग्जाम्पल क्या है गवर्नेंस की? जैसे आधार, ई डिस्ट्रिक्ट, एम गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। जैसे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब है गवर्नमेंट सीधा सब्सिडीज बैंक अकाउंट प्रोवाइड करवाएगी जो बेनिफिशियरी है। इससे करप्शन रिड्यूस होगा, सब्सिडीज सीधा बेनिफिशियरी को मिलेगी, डिलेज नहीं होंगे, लीकेजेस नहीं होंगे। एम गवर्नेंस इज मोबाइल गवर्नेंस, गवर्नेंस थ्रू मोबाइल फोन्स। सिटीजन को अलाउ करती है कि वो फोन के द्वारा किसी भी चीज, कोई भी अगर उनको सर्विस चाहिए तो वो एक्सेसिबल कर सकते हैं, स्पेशली इन रिमोट एरियाज। ओके। ई डिस्ट्रिक्ट इज मतलब ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस फॉर रूरल सिटीजन, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर बर्थ सर्टिफिकेट्स, राशन कार्ड्स, आधार कार्ड्स। ओके। सो देन इस कंक्लूजन क्या, ई गवर्नेंस एक इफेक्टिव टूल है इंक्लूसिव ग्रोथ? यस, इट इज इफेक्टिव टूल because it increases efficiency, transparency, and accessibility. But there are many disadvantages or many backlogs to that are digital divide, cyber security, digital literacy. अगर ये बैरियर्स ओवरकम हो जाते हैं तो ई गवर्नेंस ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का मतलब ये होता है, अगर हम कोई भी गवर्नमेंट सर्विस लेते हैं, अगर कोई या फिर किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से हम कोई सर्विस ले रहे हैं, तो वो हमें एक फ्रेमवर्क देंगे कि हमारे यहाँ पे अगर आप ये वाली सर्विस लेना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा पासपोर्ट सेवा की सर्विस ले रहा है, तो उसको पहले एक सिटीजन चार्टर दे दिया जाएगा, जिसमें उसको बता दिया जाएगा कि तुम्हारा इसमें सर्विस ये प्रोवाइड है कि तुम्हें एक पासपोर्ट दिया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, उसकी टाइम लिमिट 30 दिन लगेगी। तो ऐसे ऐसे उसमें एक जैसे आप कह रहे हो ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सेवा के अंतर्गत, राइट। दिस इज कॉल्ड सिटीजन चार्टर। अब जब एक सिटीजन चार्टर है, तो मतलब वो सेट ऑफ रूल्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है। ओके। अब इसके फीचर क्या है? सर्विस प्रोवाइडेड, उसमें बता दिया जाता है कि ये सरकार या ये ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या सर्विस दे रही है। सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसमें बता दिया जाता है कितनी तेजी से और कितनी क्वालिटी से आपको कोई जो है सर्विस मिलेगी। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और इन रिटर्न आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है, इशू करवाना है, तो आपको सही डिटेल्स देनी पड़ेंगी ना। सो दिस इज योर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी लिखा होता है, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फॉर एग्जाम्पल गिविंग करेक्ट डिटेल्स।
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें टाइम लिमिट लिखा होता है कि इतने दिन में आपका ये चीज इशू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उनसे अनहैप्पी हो, उसमें ये भी लिखा होगा कि आप अपना फीडबैक कहाँ दे सकते हो और फाइल कंप्लेंट कर सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है, बंदे को पता लग जाता है अच्छा ये मेरे को यही सर्विस देगा। उसके बाद इंप्रूवमेंट एंड सर्विसेज भी होती है, क्योंकि एक जो सिटीजन चार्टर है अगर वो बंदे ने पढ़ लिया है, ठीक है, तो अब वो अवेयर है कि मुझे यहाँ से क्या सर्विस मिलनी है, तो जो एक कंपनी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी अपने रूल्स पे स्टिक रहना पड़ेगा। अगर वो अपने रूल्स पे स्टिक रहेंगे, इंप्रूवमेंट होगा सर्विसेज में। ठीक है, फिर हेरा फेरी नहीं होगा। सिटीजन्स को एम्पावरमेंट मिलती है बिकॉज दे नो व्हाट दे कैन डिमांड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे कंप्लेंट्स रिडक्शन होती है बिकॉज उसमें क्लियरली आउटलाइन किया होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि पीपल जो है ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और डिससेटिस्फेक्शन जो है वो क्लियर होती है। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है बिकॉज अगर सर्विसेज डिले होती हैं, पब्लिक को जितना स्टैंडर्ड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती है, सो दे कैन फाइल कंप्लेंट। ओके, तो पासपोर्ट सेवा, इशू ऑफ पासपोर्ट विद इन 30 डेज, फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं आप इसकी अगर नहीं मिलती है। इंडियन रेलवेज जो है, इसमें आप ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं, रिफंड कर ले सकते हैं, विद इन 3 डेज होगा। ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और रेलवे स्टेशन पे जाके भी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, रेगुलर वाटर सप्लाई, वेस्ट कलेक्टर सेट, कॉल और विजिट द ऑफिस फॉर कंप्लेंट्स। चैलेंजेस क्या है? अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं सिटीजन चार्टर नाम की चीज भी होती है, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। डिलेड सर्विसेज हो रही है। डिलेड सर्विसेज क्यों हो रही है? बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है, लोगों को समझ ही नहीं आता है कि सिटीजन चार्टर में लिखा क्या हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज देयर, मतलब अगर सिटीजन चार्टर है भी, उस पर डेडलाइन भी लिखी है, लेकिन रिसोर्स पूरे नहीं, मैनेजमेंट बहुत पुअर है, करप्शन इतना है कि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज होंगे ही होंगे। उसके बाद इन कंक्लूजन क्या है? सिटीजन चार्टर का गवर्नमेंट को सहायक होता है, क्योंकि वो क्लियरली बता सकता है कि क्लियरली और इजी अंडरस्टैंडेबल होता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। देन इज इंट्रोडक्शन टू गुड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाके गुड गवर्नेंस वाला टॉपिक अगर नहीं पढ़ा है तो वो वहां से पढ़ सकते हैं। अब कौन से इनिशिएटिव इंडिया में लिए गए हैं फॉर गुड गवर्नेंस? इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना है। एंड अप्रोक्स 3 मिलियन आरटीओ जो है हर साल फाइल होती हैं। इससे करप्शन और इनएफिशिएंसी जो है वो एक्सपोज होती है। उसके बाद डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015, इसका मेन मकसद ये था कि डिजिटल एम्पावरमेंट करना है इंडिया को। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएगी, और वेरियस सर्विसेज जो है जैसे कि ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस जो है ये प्रोवाइड करवाएगी बाय टू दी सिटीजन। और बाय 2024 भारत नेट एम्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख विलेजेस। ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि ई ऑफिस, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, तो ये सब। एंड ओवर 15,000 गवर्नमेंट सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल ओनली ऑनलाइन थ्रू स्टेट एंड सेंट्रल पोर्टल्स। जीएसटी टैक्स जो है ये एक वो वाला टैक्स है, यूनिफाइड टैक्स है। वेरियस जो नंबर ऑफ टैक्सेस थे उनको हटा के एक सिंगल यूनिफाइड सेटअप बना रहे हैं। सो जो गवर्नमेंट है वो सिंप्लीफाई कर रही है सिस्टम को, राइट। मनरेगा वॉज अ स्टेप टुवर्ड गुड गवर्नेंस बिकॉज इसमें ओवर 10 करोड़ हाउस होल्ड्स को बेनिफिट मिल रहा है मनरेगा का। और इसमें क्या था? 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। सो दीज आर फ्यू स्टेप्स विच आर टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर गुड गवर्नेंस, राइट। स्वच्छ भारत, आधार एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो दिस इज सो गुड गवर्नेंस वो होती है जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, सिटीजन पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 5। इसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट जो है वो हमारा रह गया है। सो वी विल कवर इट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। वो नेक्स्ट वीडियो आपकी 2 से 3 मिनट का होगा जिसमें सारा आरटीआई कवर हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।